हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा मॉनसून का मौसम हो रहा है। चूंकि अभी तक गर्मी खत्म नहीं हो रही है, मगर हमारे गार्डनर्स के लिए तो ये भी मौसम चाहिए होता है। सीड्स के जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है। आई एम श्योर आपके माइक्रोग्रीन्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे, और जो भी आपके वीड्स वगैरह है वो जमीन से निकल रहे होंगे। और मैं हरदम कहती हूँ कि वीड्स आपकी मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है। वो मिट्टी आपके वीड्स आपको दे ही इसलिए रही है कि आप उसको उसी फॉर्म में वापस कर दो। सो कट एंड ड्रॉप देम देयर। ये मतलब आज जो इस सीजन का जो मंत्रा है कि वीड्स आने दीजिएगा जितने आते हैं, और उनको बस आप कैंची से काट के और वहीं जहां पर वो उग रहे हैं वहीं पर उनको डाल दीजिएगा। और आपको सरफेस पे डालना है, अंदर उसको टिलिंग नहीं करना है। सो विद दिस हिंट आई विल कम टू आवर टॉपिक टुडे, दैट इज कैनोपी मैनेजमेंट। नो, व्हाट इज कैनोपी? सारे दिग्गज गार्डनर्स हैं, सबको पता है, लेकिन ऐसा है कि टॉपिक अगर शुरू करें तो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करें, वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। सो कैनोपी इज द अम्ब्रेला ऑफ द लीव्स दैट अ प्लांट थ्रोज। वो चाहे छोटा से छोटा आपका गुलदाउदी का पौधा हो, क्रिसैंथेमम का हो, या बैनियन ट्री हो, हर एक की एक कैनोपी होती है। वो चाहे क्रीपर हो, क्लाइंबर हो, ग्राउंड कवर हो, हर एक पौधा अगर वो जन्म में आया है, जब उसने सीड से जन्म लिया है, उस जन्म के बाद जो वो पत्तियां डेवलप करता है, वो सिर्फ एक ही चीज करता होता है, वो अपने आप की कैनोपी डेवलप करता होता है। अगर आप देखेंगे तो हमने मेरे ख्याल से ग्रेड 6 या ग्रेड 7 में भी पढ़ा था कि एक स्टेम के ऊपर जो पत्तियों की अरेंजमेंट होती है वो हर पौधे में अलग होती है। कहीं पे स्पाइरल होती है, कहीं पे सर्कुलर होती है, कहीं पर ऑपोजिट एंड्स होते हैं। ऐसे दो तीन चीजें हमको बॉटनी में कभी 7th 8th ग्रेड में पढ़ा हुआ मुझे याद आ रहा है। सो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक किसी पौधे की होती है वो किस लिए होती है? उस पौधे की जो भी खाना बनाने की और अपनी सारी जिंदगी के लिए खाना अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए वो अपने पत्ते फेंकता है, क्योंकि उसके खाना बनाने वाला पार्ट इज इट्स लीव्स। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पौधों के पत्तों में होता है, और इसलिए जितने ज्यादा पत्ते होंगे उतना ज्यादा वो कोई भी पौधा खाना बना पाएगा, और उतना ज्यादा उसकी लॉन्जिविटी होगी। हर प्राणी जो है, हर जीव मात्र जो है, वो हरदम लंबा जीना चाहता है। हम भी क्या कहते हैं, आयुष्मान भव लंबी आयु हो आपकी। सो हर पौधा, हर जीव खुद में जो है वो लंबा और हेल्दी जीना चाहता है। लंबा और हेल्दी जीने के लिए आपको सही मात्रा पे सही समय पे खाना चाहिए। पौधा भी अपने लिए सही मात्रा में सही समय पे सही नीड पे उसको खाना मिले, इसका इंतजाम करने के लिए जो अपने पत्तों की ग्रोथ करता है उसको कहते हैं कैनोपी डेवलपमेंट। अभी इस कैनोपी डेवलपमेंट को पौधा किस तरह से खुद मैनेज करता है आपने देखा होगा। मैंने कल ही, जब ये मैं नए ऑफिस के प्रीमिसेस में बैठी हूँ, मैंने अभी 10-12 दिन पहले मेरा ऑफिस शिफ्ट किया है। एक्सटेंशन रोड से मैं थोड़ा गुड़गांव के थोड़ा सा अंदर आ गई हूँ, अर्बन एरिया के। सो हम में एक प्रथा होती है जो मैंने गुजरात में सीखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी भी नई जगह पे जब आप प्रवेश करते हैं तो किसी के हाथ से एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेके उसमें पानी भरते हैं, और थोड़े 2 मुट्ठी साबुत मूंग और 1-2 चम्मच चावल लेकर जाते हैं। सो वो जहां पर भी आपको उस बिल्डिंग में जहां पर आपको भगवान की स्थापना करनी है, तो आपने अगर बहुत वो नहीं करना, आपको गृह प्रवेश नहीं करना है, बहुत तामझाम नहीं करना है, तो ये करते हैं कि उस जगह पर भगवान जहां पर आपको रखना है वहां पर नीचे मूंग बिछाए जाते हैं। उसमें उस मूंग के ऊपर ये जो मिट्टी का घड़ा है उसमें पानी भर के उस मूंग पे रखा जाता है। फिर उस घड़े पे मिट्टी का ढक्कन रखा जाता है और ढक्कन में 1-2 चम्मच चावल रखे जाते हैं, फिर दिया बत्ती किया जाता है। सो ये जब मैंने पहली बार गुजरात में देखा था तो मुझे इसका वो समझ में नहीं आया कि मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। मगर
ऐसा था कि मैं बैचलर करके गुजरात में गई थी मेरे जॉब के लिए, और हमको बहुत जगह बदलनी पड़ी थी, बहुत मतलब कभी 11 महीने में कभी हमारा लीज खत्म हो जाता, कभी गवर्नमेंट का क्वार्टर मिल गया था, कभी ऑफिस की गाड़ी मिल गई थी, तो हमने हॉस्टल से लेके एक घर दूसरा घर, बहुत घर चेंज किया। हर घर में ये जो गुजराती परिवार वहां पर जो हमारे साथ में रहते थे वो हरदम कहते थे कि बेटी किसी भी नए घर में जाओ, चाहे खुद का हो, चाहे किराए का हो, चाहे ऑफिस हो, तो ये प्रथा आप जरूर करना। अब उन बुजुर्गों का मन रखने के लिए शुरू में तो 23-24 साल की उम्र में तुमको कहाँ ये सब पड़ी रहती है, छोड़ो यार मैं अपना कुर्सी पलंग कहाँ रखना है बताओ, राइटिंग टेबल कहाँ रखना है बताओ, और मैं अपना काम करूंगी। मगर उनके बुजुर्गों का मन रखने के लिए जब मैं उसको रखती थी, फिर उसके बाद में वो आंटियां मुझे कहती थी कि इसको ना 7 से 11 दिन तक इसको यहीं पे रखना। चलो उनका मन रखने के लिए रखती गई। उसको जब मैं ऑब्जर्व करती चली गई तो पहली बार मतलब जो भी हमने सब पढ़ा था ये पता चला कि देखो बीज जो नीचे थे पत्थर पे, अभी भी मैंने कल ही मेरा जब इस नए ऑफिस का मैंने वो किया था 10-12 दिन पहले मैंने किया था, आज ही उठाया है पूरे तामझाम को मैंने, तो नीचे मूंग जो बिल्कुल अपने ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म पे रखे हुए थे उसमें मैंने घड़ा रखा हुआ था। दूसरे दिन उस मूंग में स्प्राउटिंग होना शुरू हो, जो सूखे मूंग रखे थे मैंने वहां पर, क्योंकि उस घड़े से जो भी सीप होता हुआ पानी था शायद वो पत्थरों में वो मूंग के ऊपर फैलता चला गया होगा, वहां से स्प्राउटिंग होता था। तो मेरे ऑफिस के बॉयज को मैं दिखा रही थी, मैंने कहा बेटा इसका रोज आप ऑब्जर्वेशन करो। देखते देखते वो करीब, आज जब मैंने उसको उठाया तो वो करीब 8 से 10 इंच लंबे वो पौधे हो गए थे। अब वो पौधे क्या थे, जो प्लेटफॉर्म मैंने रखा था उसके बगल में खिड़की थी, तो जो पौधा यहाँ से इस तरह से उठा था धीरे 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 करके वो बढ़ता गया, और वो झुकता झुकता बिल्कुल ऐसे ऑलमोस्ट 30-40 डिग्रीज में वो पूरा झुक के, और उसके बाद में उसके पत्ते आने लगे। अब वो पत्ते भी कैसे आए, क्योंकि वो डिफ्यूज लाइट है, डायरेक्ट लाइट नहीं आता था, तो वो पत्ता जो आ रहा था वो पूरा खुला नहीं। अगर आपने कभी मूंग को स्प्राउट करके देखा होगा तो अगर बहुत अच्छा वहां पर लाइट कंडीशन आपकी होगी तो वो पत्ते जो है उसके जो पहले 2 लीव्स होते हैं, पहले 2 रियल लीव जो होते हैं वो पूरी तरह से खुलते हैं। मगर इसका ये पूरी तरह से खुला नहीं, वो ऐसा बंद था, वैसे थोड़ा ऐसा था, वो ऐसा नहीं था, वो थोड़ा ऐसा था। तो मेरे जो ऑफिस बॉयज है पूछने लगे कि मैडम इसका पत्ता क्यों नहीं खुल रहा है। मैंने कहा इसको कहते हैं कैनोपी डेवलपमेंट, कि जो डिफ्यूज लाइट आ रहा है वो अगर ये इस तरफ से लाइट आ रहा है, समझो आप सोचो कि इस तरफ से आ रहा है, और अगर ये पूरा पत्ता इस तरफ से खोलेगा तो आप देख रहे हैं मेरे इधर जो है ये शैडो गिर रही है, मेरा पाम आपको दिख रहा है और इधर ये शैडो गिर रही है। तो मैंने क्या हुआ, इस पे इन टिप्स पे लाइट नहीं आया, इन टिप्स पे लाइट नहीं आया, तो यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। उसको लाइट को पूरी तरह से ग्रैब करने के लिए नेचुरल इंटेलिजेंस देखिएगा, उस पत्ते ने अपने आप को ऐसा रखा। अब देखिएगा मेरे पूरे हाथ के एक एक फिंगर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे इधर से लाइट आ रही है। इस तरह से कोई भी पौधा ये डिसाइड करता है कि मैं पत्ते कब फेंकूं, कहां फेंकूं, किस डायरेक्शन में फेंकूं, किस साइज और शेप में फेंकूं। इस तरह से नेचुरली कोई भी पौधा कैनोपी डेवलप करता चला जाता है अपनी। अब हमारा आज का टॉपिक है वो है कैनोपी मैनेजमेंट का। हमने जो अभी तक सुना वो हमने सुना कैनोपी डेवलप क्यों करता है पौधा। सो बेसिकली टू ग्रैब मैक्सिमम सनलाइट सो दैट पौधा बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम करे, मैक्सिमम सन हार्वेस्ट करे और मैक्सिमम फूड कुक करे, और अपने पौधे में, अपने मदर प्लांट में मैक्सिमम फूड का स्टोरेज करे। इसलिए पौधा कैनोपी थ्रो करता है। आपने देखा होगा कहीं पर भी फॉरेस्ट में भी रोड पे जाते हुए भी जिधर से लाइट आती है उधर पूरा वो पेड़ झुक के, और अगर बीच में बहुत ज्यादा झुरमुट हो गया तो एक टहनी बिल्कुल ऐसी साइड से बाहर से निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है। So every plant grows in the direction of sunlight to take maximum sunlight. Now, the difference in urban gardening and the difference in nature is that we have constraints. हमारे पास हर चीज का कांस्टेंट है,
और इसलिए हम चाहते हैं कि नेचर अगर हमारे पास आ रहा है तो वो हमारे कॉन्स्टेंट्स में एडजस्ट होकर आए। स्पेस का कॉन्स्टेंट्स है, हमारे सनलाइट के डायरेक्शन का कॉन्स्टेंट्स है, हमारे सनलाइट के अवेलेबिलिटी का कॉन्स्टेंट है। ये फर्क है कि क्यों किसी भी नेचर में ओपन स्पेस में हमको कैनोपी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किंतु हमारे अर्बन गार्डनिंग में हमको कैनोपी मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। एज सिंपल एज आप एक स्ट्रे डॉग जो है वो अगर बाहर घूम रहा है और एक पेट डॉग जो है वो अगर हमारे घर में है तो क्या फर्क है? The difference is in training. हम जब उस स्ट्रे डॉग को अपना पेट डॉग करके घर में लेकर आते हैं तो हम उसको ट्रेन करते हैं, कब खाना है, किस तरह से बैठना है, कहाँ नहीं चढ़ना है, कहाँ नहीं सुसु पॉटी करना है। एग्जैक्टली उसी तरह किसी भी पौधे को जब हम अपने कंटेन्ड एनवायरनमेंट में लेकर आते हैं तो उसको चाहिए होता है ट्रेनिंग। हम जो किसी भी क्लाइंबर को या किसी भी वीक पौधे को जो स्टेकिंग करते हैं, जो साथ में उसके एक जो बांस लगाते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग अ प्लांट। उसके बाद में बॉन्साई, अगर श्यामा जी होंगी तो श्यामा जी से अच्छा मतलब कौन सिखा सकता है इसको। बॉन्साई में जो भी आप लोग बॉन्साई करते हैं, व्हाट डू? यू ट्रेन द ब्रांचेस, ओके, यू ट्रेन देम फॉर ब्यूटी। But when we talk about yielding, that is flowers or fruits, we train these plants to yield maximum. ट्रेनिंग का पर्पस भी अलग अलग है। सो बॉन्साई आप ट्रेन करते हैं उसके एस्थेटिक अपील के लिए, और हम ये जो फ्लावर्स और फ्रूटिंग प्लांट्स जो हम वेजिटेबल्स या फ्रूटिंग ट्री जो हम ट्रेन करते हैं, या इवन जो बोगनविला जैसे कोई भी बड़े बड़े प्लांट्स, या कोई भी अपने घर में अगर कई बार आप लोगों को भी पता होगा, आप सारे गार्डनर्स हैं, और अगर दुर्भाग्य से आपके घर के बगल में कोई बहुत ही अर्बन माइंडसेट वाले लोग होंगे जिनको बहुत गार्डन से लगाव नहीं है, तो हर दूसरे दिन आपकी और आपके नेबर्स की टसल होती होगी कि तुम्हारा पौधा मेरी तरफ आ रहा है, तुम्हारा कूड़ा मेरी तरफ गिर रहा है, तुम्हारी ये टहनी मेरी तरफ आ रही है, और तुम्हारे पेड़ की वजह से मेरी वॉल खराब हो रही है, मेरा कलर। And therefore, for so many reasons, we need to train our plants. So giving support is the first part of a plant training, and then managing canopy is the second and most important part of a plant's training. जैसे कई बार मुझे याद है जब सबसे पहली बार मैं AIKG में सीख रही थी, तो मैंने कभी पेटूनिया वगैरह कभी जिंदगी में ग्रो नहीं किया था। मैंने कभी अपने पेरेंट्स को भी पेटूनिया ग्रो करते हुए नहीं देखा था। तो जब मैंने हेमा जी से ये सीखा कि पेटूनिया के फ्लावर्स मैक्सिमम आने के लिए आपको उसके बडिंग से पहले उसके टिप्स को पिंच करना है, जो हम क्रिसैंथेमम में भी करते हैं। कई बार कई सारे फ्लावरिंग्स में हम उसके जब बडिंग से जस्ट पहले जब वो कैनोपी डेवलप होती है तो हम उसको पिंच करते हैं, हाथों से हम उसके टिप्स निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि अगर आपने एक एपेक्स तोड़ दिया तो उसके नीचे के नोड से 2 ब्रांचेस आ जाती है, तो आपको 2 फ्लावर्स आएंगे। फ्रूटिंग ट्रीज के लिए भी अगर आपका एक, जैसे ये जो आपने सुना होगा 3G 4G कटिंग जो घिया तोरी वगैरह में करते हैं, कि आपकी एक ही लैंकी मदर ब्रांच जा रही है, और अगर उसमें आपके सफिशिएंट मेल और फीमेल फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको इन कटिंग में सिखाया जाता है कि उसका एपेक्स काट दो। उसका एपेक्स काटने के बाद क्या होता है, उसके नीचे के नोड से साइड ब्रांचेस आती है, और फिर आपका जो 10% चांस था मेल और फीमेल फ्लावर्स आने का, वो आपका 40% हो गया, क्योंकि 4 नई ब्रांचेस आ गई। दिस एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कैनोपी मैनेजमेंट। Pinching, cutting, pruning, shaping, this everything is a part of canopy management.
अभी आप अब जो भी लोग आप रोजेस ग्रो कर रहे होंगे, उन रोजेस की अभी आप ये सारे मानसून में कटिंग करना शुरू करते हैं। मानसून में क्यों कटिंग करते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें अभी कीड़े वीड़े लगते हैं, फटे हुए पौधे, बड़ी बीमारियां आती है उन इसमें। तब क्या करते हो, जो भी ऐसे फटे वटे प्लांट्स है उसको थोड़ा 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 आप कटिंग करना शुरू कर देते हो। रोजेस को आप मल्टीप्लाई करने के लिए भी, उसकी कलम लगाने के लिए, ग्राफ्ट करने के लिए, बडिंग करने के लिए भी आप कटिंग करना शुरू कर देते हो। अक्टूबर में आप लोग क्या करते हो, पूरे प्लांट को बिल्कुल पूरा 2/3 काट देते हो, एटलीस्ट 50%। बहुत बहुत लोग ये नहीं जानते हैं और थोड़ा डेयरिंग भी नहीं होता है तो लोग कम काटते हैं, मगर हम काट देते। क्यों काटते हैं? उसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम अभी काट रहे हैं, लेकिन हर रोज ग्रोअर, रोज एक्सपर्ट आपको बताएगा कि आप जो गुलाब को जो है अक्टूबर में पूरा काट दो जी, बस 1 फुट रखो और बाकी पूरा काट दो। क्यों काटते हैं? क्योंकि जनरली ये गुलाब के पौधे से बहुत एविडेंटली दिखता है, और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जो आपका जो मेन एक स्टेम है पौधे का, वो होता है मदर स्टेम। मदर, कुदरत में कई प्लांट्स ऐसे हैं कि एक बार मदर ब्रांच ने फ्रूटिंग आपको दे दी तो उसके बाद में वो मदर ब्रांच दोबारा फ्रूटिंग या फ्लावरिंग आपको नहीं देती है, उसकी डॉटर ब्रांच देती है। सो एक बार उसमें वो हार्मोनल रश आके चला गया जहां पे आप उसने आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दे दी है, उसके बाद में वो चाहती है कि उसकी डॉटर्स आए, उसकी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आए, क्योंकि डॉटर ब्रांचेस फ्लावरिंग देगी आपको। मदर ब्रांच एक बार फ्लावर देने के बाद दोबारा वो फ्लावर नहीं देती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, टू हैव मैक्सिमम डॉटर ब्रांचेस यू कट द प्लांट। घिया तोरी का भी आपने क्या किया, 3G 4G 5G ये करके फाइनली क्या किया कि आपने जो एपेक्स जा रहा था, जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी और उसमें आपको हो सकता है 3-4 घिया तोरी आती चली जाती, उसको आपने कट किया ताकि आपको लैटरल ब्रांचेस मिले। मदर ब्रांच को आपने कट किया ताकि आपको डॉटर ब्रांचेस मिले। आप रोज को भी आप कट करते हो ताकि आपको डॉटर ब्रांचेस मिले, क्योंकि मैक्सिमम फ्रूटिंग और फ्लावरिंग डॉटर ब्रांचेस पे होती है। अब इसके पीछे ये भी देखिएगा, जहां आपकी एक ब्रांच जा रही थी उस पे जो भी 25 पत्ते आते, 25 पत्ते में फोटोसिंथेसिस होता। अगर आपने इसको ये टिप काट दिया तो आपकी यहां से एक ब्रांच आई, 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 तो इसके ऊपर 25 पत्ते आए, इसके ऊपर 25 आए, इसके ऊपर 25 आए, इसके ऊपर 25 आए। क्या हुआ, आपके एक कटिंग से आपके 25 पत्ते आने वाले थे, वहां पर 100 पत्ते आ गए। एग्जैक्टली इसी को कहते हैं कैनोपी मैनेजमेंट। ये जनरली जो फ्रूटिंग ट्रीज होती हैं और मतलब यील्डिंग के लिए, मैं अभी आपको लेकर चल रही हूं कैनोपी मैनेजमेंट फॉर यील्ड, having maximum yield whether it is of flowers or whether it is of fruits. So yielding के लिए जितने ज्यादा आप पत्ते उसमें आने दोगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और उतना ज्यादा आपको यील्ड मिलेगा। दूसरा हम कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं कटिंग प्रूनिंग। कैनोपी मैनेजमेंट इज ऑल दिस, प्रूनिंग, कटिंग, पिंचिंग, ये जो दोनों तीनों, ट्रिमिंग, ये जो 3-4 शब्द हमको बताए गए हैं, all these are a part of canopy management. So दूसरा जो हम कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं, जो जनरली मॉनसून से पहले या मॉनसून के बाद में, हम कहते हैं फरवरी में एक बार प्रूनिंग कीजिएगा, अक्टूबर में एक बार प्रूनिंग कीजिएगा। मॉनसून से पहले जो प्रूनिंग की जाती है वो जनरली टू सेव प्लांट्स फ्रॉम डिसीजेस, क्योंकि बारिशों में एक तो लाइफ फोर्स पूरा बहुत एक्टिव होता है, हर पौधा जागना चाहता है। बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जो मॉनसून में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, जो जनरली सक्यूलेंट टाइप के पौधे होते हैं जिनको पानी की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज हर जो हार्ड बार्क वाला पौधा होता है ब्रॉडली वो मॉनसून में पूरे लाइफ फोर्स से भरपूर होता है, तब वो मैक्सिमम अपना लाइफ थ्रो करता है, मैक्सिमम फोलिएज थ्रो करता है, मैक्सिमम ब्रांचेस थ्रो करता है। और जब वो थ्रो करता है तो कई बार एक जगह से 2 ब्रांच आ जाती है, कई बार एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के ऊपर चढ़ जाती है, कई बार वो ब्रांचेस इंटैंगल हो जाती है।
इन सारी वजहों से, इन सारे कारणों से एक्चुअली जो कैनोपी डेवलप करने का पौधे का पर्पस था वो क्या था, मैक्सिमम सनलाइट लेना। मगर ये झुरमुट की वजह से, जैसे ऊपर यहाँ पर एक कैनोपी आ गई, इसके नीचे दो पत्ते आ गए, इसके नीचे दो ब्रांचेस आ गए, इसके नीचे, तो यहाँ की इन ब्रांचेस को कुछ सनलाइट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। फिर यह क्या करेगी, सनलाइट लेने के लिए इनके बीच में कहीं ऐसे घुसनी शुरू कर देगी, एक जमघट हो जाएगा बीच में। जमघट होने की वजह से सबसे ज्यादा इंसेक्ट और पेस्ट इन्फेस्टेशन पौधे पे वही होता है जहां पर जगह थोड़ी कोजी हो, अंधेरी हो और मॉइस्ट हो, और यही मौसम में सबसे ज्यादा होता है। मॉइस्चर रहता है, झुरमुट होने की वजह से अंधेरा भी होता है, झुरमुट होने की वजह से बारिश आके चली जाती है मगर एयर पास नहीं हो रही है, उसकी वजह से वहां पर मॉइस्चर ज्यादा देर तक, नमी जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा देर तक वहां पर रुकी रहती है। फंगस का फुटाव वहीं से होता है, इंसेक्ट्स के सारी अंडे वहीं पर पैदा होते हैं। पत्ते के पीछे हम देखते हैं ना, इंसेक्ट कभी पत्ते के ऊपर अंडे नहीं देता, पत्ते के नीचे देता है, क्योंकि वो डार्क है, कोजी है, एक्सपोज नहीं है, और वहां पर सबसे मैक्सिमम मॉइस्चर है। यहाँ से मॉइस्चर धूप में उड़ जाता है, यहाँ से पत्ते का मॉइस्चर धूप में नहीं उड़ता है, रहता है। जब भी हमारे इन ब्रांचेस की ग्रोथ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी झुरमुट वाली होगी, वहीं पर खास करके मॉनसून में सारी बीमारियों की जड़ वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए मॉनसून से पहले जो प्रूनिंग या कैनोपी मैनेजमेंट की जाती है, मैंने अपने प्रूनिंग के वीडियो में भी बताया था, हरदम इमेजिन कीजिएगा कि हवा बिना रुके चली जानी चाहिए। आपका कैनोपी किसी भी पौधे का इस तरह से होना चाहिए कि हवा बिना रुके चली जानी चाहिए। अगर आपका कोई बुश है तो बुश में कहते हैं कि जो सॉन्ग बर्ड्स आते हैं सुबह सुबह, उनका साइज बिल्कुल छोटा सा ऐसे 1.5-2 इंच का होता है, वो वैसे बेचारे बर्ड्स होते हैं। अगर कोई बुश है तो आप एक सॉन्ग बर्ड अगर एक फ्लाइट लेकर उड़ के चला आ रहा है तो आपके पौधे में से बिना रुके, उसके पंख बिना हर्ट किए, और वो आराम से निकल के दूसरी तरफ से निकल जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई बड़ा फ्रूटिंग ट्री है, जैसे गुआवा है, शरीफा है, चीकू है, आम है, तो उसका प्रूनिंग आपने इस तरह से करना है कि कोई कबूतर अगर फ्लाइट ले रहा है तो वो कबूतर किसी भी डायरेक्शन से आए, उसको दूसरी तरफ एक सिंपल फ्लाइट लेके वो वहां से निकलता चला जाए। ये आपको उदाहरण इसलिए देकर समझाया जाता है कि उतनी हवा उन ब्रांचेस को, उस टाइप के प्लांट को उतनी थिकनेस को, उतने मैच्योर्ड पौधे को चाहिए होती है। अगर आप मैक्सिमम हवा सर्कुलेटेड रखेंगे किसी भी ब्रांच के इर्द गिर्द, तब कोई भी मॉइस्चर वहां पे नहीं रुकेगा और कोई भी वहां पर सड़ाव या फंगस या बैक्टीरिया या इंसेक्ट का वहां पर प्रभाव शुरू नहीं होगा। So canopy management for disease control as well. So these are the two main purposes. If a person, of course, हमको जैसे वो क्या करते हैं, हम टैपियोरी बनाते हैं, so for shape, for aesthetics, many plants are there जो हम aesthetics के लिए canopy management करते हैं। वो aesthetics करते करते भी हम ये देखते हैं कि यार बहुत छोटा मत काटना, प्लांट ना बहुत मैच्योर हो गया है तो अभी उसका गोला बहुत छोटा नहीं होगा, उसकी गोला ना थोड़ा बड़ा होगा, छोटा करोगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसमें जो उसकी मेन डॉटर ब्रांचेस भी जो बूढ़ी हो रही है वो ब्रांचेस कटनी नहीं चाहिए। So when you do canopy management, start small. दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल है नींबू के पौधे का। नींबू के पौधे को आप देखिएगा, अगर आपके पास में 12मासी पौधा नींबू होगा या आपके पास में कोई ऐसा नींबू का पौधा होगा जो साल में 2 बार फ्रूटिंग देता है, कई पौधे होते हैं जो साल में 1 ही बार फ्रूटिंग देता है, कई पौधे होते हैं जो साल में 2 बार फ्रूटिंग देते होते हैं, और बहुत गार्डनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नींबू का पौधा मैं प्रून कब करूं, जब देखो उसमें या तो फल होता है या तो फूल होता है, और नहीं तो फिर नई नई कोपले आती होती है। इस समय एक गार्डनर को बहुत ऑब्जर्वेंट रहने की जरूरत होती है। अगर आपके
ये ब्रांच है, तो नींबू यहाँ पर नहीं लगते हैं जनरली। नींबू क्या होता है, अगर यहाँ पे आप फ्लावरिंग देख रहे हैं तो इस फ्लावर को नींबू में कन्वर्ट होते होते ये ब्रांच इसको ओवरटेक करती है, यहाँ से उसकी एक नई ब्रांच आती है और यहाँ पर 2 कोपले आनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे उसके पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब आपका नीचे फ्रूटिंग हो रहा है तो आपको ऊपर 1 से 1.5 इंच आपको ट्रिमिंग कहिए या आप पिंचिंग कहिए, या आपके नींबू के पौधे में आप अगर करते रहेंगे तो जो आपके एग्जिस्टिंग नींबू है उनका भी साइज बड़ा होगा, और उसके बाद में जब ये पूरा नींबू खत्म होने के बाद उसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग नहीं होगी, थोड़ा रेस्टिंग टाइम मिलेगा नींबू के पौधे को। वो समय है आप नींबू के पौधे को प्रून कर दीजिएगा। प्रून करने के बाद जब उसको दूसरा सीजन आएगा तब फिर उसमें फोलिएज और फ्लावर्स बिल्कुल एक सीक्वेंस से आते रहेंगे। सो दिस इज हाउ ऑब्जर्वेशन इज द की फॉर कैनोपी मैनेजमेंट, कि आपको अपने ऑब्जर्वेशन से ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो पौधा है, चाहे वो आम का है, नींबू का है, भिंडी का है, या आलू का है, या पिटूनिया का है, या पैंजी का है, इसका आपको क्या यील्ड लेना है। अगर आपको शकरकंद लेनी है तो शकरकंद अगर जमीन के नीचे आ रही है तो शकरकंद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन के नीचे तो आप जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो आप ऊपर कीजिएगा। गुलाब के फूल को हेल्दी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आप कीजिएगा, और ये जो आपको क्या करना पड़ेगा ये इन सारे मैक्सिमम यील्ड को मैक्सिमम लेने के लिए, एक बार आपका बीज लग जाए उसके बाद आपका पौधा आ जाए तो जो भी हमको बताया जाता है कि बीज अच्छा होना चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, सन डायरेक्शन अच्छे होनी चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, सीजन अच्छा, ये सारा आपने सब कुछ कर लिया, पर उसके बाद में भी पौधा लगने के बाद आप उसका मैक्सिमम यील्ड कैसे लेंगे, उसका जवाब है कैनोपी मैनेजमेंट। सो कई पौधों में आप पिंचिंग करेंगे, जैसे क्रिसैंथेमम में, पिटूनिया में वगैरह हम करते हैं। कई पौधों में हम लाइट प्रूनिंग करेंगे, जैसे हम सिट्रस प्लांट्स में करते हैं, जैसे मैं बता रही थी कि नींबू, मौसमी, संतरा, कीनू, इनका नीचे फल लगता रहता है और ऊपर उनकी वो जो फोलिएज है वो बढ़ती चली जाती है, और फिर उसको अगर आप नहीं काटो तो वही फ्लावर आता है, और वो फ्लावर फिर से फ्रूट में आने से पहले, ये आपको सीजन के लिए ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा। कौन से सीजन में आपके पौधे पे फ्रूटिंग अच्छा हो रहा है, वो मीडियम सीजन आप उसको रख लो, और उसके बाद जो भी आ रहा है उसको आप प्रून करते रहो जब तक आपका आया हुआ ये जो फ्रूट है ये आपका स्ट्रांग ना हो जाता। इसके बाद एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे मेरे गुरु ने, टीचर्स ने, दीपक सुजदे जी ने सिखाया था, वो था कैनोपी मैनेजमेंट ऑफ गुआवा। गुआवा में उन्होंने बताया था, कई सालों तक उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन मुझसे करवाते रहे कि बेटा हर प्लांट की प्रूनिंग, जैसे आपको याद होगा हेमा जी ने मुझे बताया था कि ग्रेप्स के वाइन की प्रूनिंग कैसी करनी है। सो ग्रेप एक बार खत्म होने के बाद में विंटर में डॉर्मेंसी में जाए उससे पहले जब हम ग्रेप की प्रूनिंग करते हैं तो ग्रेप की मदर ब्रांच, उसके बाद डॉटर ब्रांच, तो डॉटर ब्रांच की 6 नोड्स रखने हैं और 6 नोड के बाद काटना है, तो उसके बाद के सीजन का जो आपका ग्रेप होगा वो और ज्यादा अच्छा आएगा। अगर आप 6 नोड से आगे काटेंगे तब भी अच्छा नहीं आएगा, 6 नोड से पीछे काटेंगे तब भी अच्छा नहीं होगा। तो ये आपके पास जो जो प्लांट्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाइएगा, उनके बारे में स्टडी कीजिएगा कि गुआवा की किस तरह से प्रूनिंग होने से, कैनोपी मैनेज होने से आपका फ्रूटिंग मैक्सिमम होता है, आम का किस तरह से होने से आपका फ्रूटिंग मैनेज होता है, नींबू का किस तरह से होता है, अंगूर का किस तरह से होता है। जनरली जो भी आपके पास पेरेनियल फ्रूटिंग ट्रीज होंगे उनके लंबे समय तक मैक्सिमम यील्ड का अगर मंत्रा कुछ है, दैट इज कैनोपी मैनेजमेंट थ्रू प्रूनिंग, because canopy is managed, as I told, at the time of the development by giving it proper light and proper ambience, and then once it grows by pinching, trimming, cutting and pruning. So both are the parts of canopy management.
टमाटर के पौधे में अभी मैं किसी का वीडियो देख रही थी, मैं जानती हूँ उनको, पंजाब के किसान है और वो भी अमृत मिट्टी में और छोटी जगहों पे ही, रेज्ड बेड्स पे या गमलों में ही बागबानी करते हैं, अर्बन गार्डनिंग करते हैं। तो उनका मैं एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने टमाटर के प्लांट की कैनोपी मैनेज करके, माने उसको प्रूनिंग करके, एक पौधे से, एक प्लांट से 25 किलो टमाटर लिए, 25 किलो एक प्लांट से ना। अभी इतना टमाटर के प्लांट का प्रूनिंग मुझे भी पता नहीं है, मैं भी टमाटर के प्लांट का प्रूनिंग करती हूँ, देखती रहती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे बड़ी ब्रांच उसकी थिन हो गई है। ऑब्जर्वेंट, बी ऑब्जर्वेंट, बी ऑब्जर्वेंट। सो हाँ, गुआवा का प्रूनिंग मैं बता रही हूँ अभी। सो बी ऑब्जर्वेंट, जहां पर भी आपको लगता है कि कोई भी ब्रांच बिल्कुल पतली या लैंकी होती चली जा रही है, आप ये सोच लीजिए वहां पर एनर्जी लॉस हो रहा है पौधे का, उसको काट दो। जहां से भी एक ब्रांच अनइल्डिंग आपकी यहाँ पर इतनी मोटी है और उसके बाद में यहाँ से पतली 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 बेचारी अकेली 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 बढ़ती जा रही है, अगर वो यहाँ तक मोटी है तो आप यहाँ से जहां पर पतली हो रही है उसका थोड़ा 1 आध सेंटीमीटर या 1 आध इंच पीछे से उसको काट दो। क्योंकि क्या होता है, ये मोटा होने का मतलब क्या है? मोटा होने का मतलब है कि यहाँ पर उसका सबसे ज्यादा फूड स्टोरेज है, और अगर ये फूड स्टोरेज है, ये अगर ब्रांचेस में आ गया तो आपका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होता है। लेमन का प्रूनिंग जैसे मैंने बताया था कि आपके पास कौन सी वैरायटी है उसके ऊपर लेमन का प्रूनिंग होगा, या नींबू प्रूनिंग। नींबू प्रूनिंग जैसे मैंने बताया कौन सी वैरायटी, अगर आपके पास 12मासी वैरायटी है तो आप देखिएगा कि जहां पे आपका ये अगर आपकी ब्रांच है और ये अगर आप समझ लीजिएगा मेरी घड़ी, ये आपका ये नींबू लग रहा है, जब ये फल आ रहा था तो ये ऐसा था, उसके बाद इसमें फूल आए, उसके बाद धीरे धीरे उसका फल हुआ, तो क्या हुआ, ये ऐसे 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 झुकता चला गया, और उसके बाद में ये जो है ये ब्रांच आपकी ऐसे ऊपर से ग्रो होती है और यहाँ पर फोलिएज आता है। सो अगर आपका फ्रूट यहाँ पर ग्रो होते समय अगर यहाँ पर वीगरस फोलिएज आ रहा है तो इसको काट दो, इसको काट दो। तो क्या होगा, इस ब्रांच से जो भी फूड आ रहा है वो इधर वेस्ट नहीं होगा, वो इधर यहाँ पर आपका इसी फ्रूट में आएगा। यहां से मैंने काट दिया आगे, ठीक है। सो इस तरह से आपको करना है। इसलिए नींबू की मुझे लगता है, मैं तो साल भर जो वैरायटी मेरे पास में है उस वैरायटी में साल में 2 बार नींबू आते हैं, गमले में है, छत पे है। इसलिए मैं पहले तो 3-4 साल मुझे समझ में नहीं आया, हर बार मेरे टीचर घर पे आते थे और बोलते थे नींबू तुमको समझ में नहीं आया पूर्णिमा, अभी तक नींबू तुमको समझ में नहीं आया, नींबू तुम्हारे प्यार में मर रहा है, ऐसे बोलते थे, इतना प्यार मत करो, उसको काटो। और मेरे को कभी समझ में नहीं आता था कि बाबा कहाँ से काटू, बोला तुम सीखो, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से काटू, जिस दिन सही काटोगे उस दिन मैं बताऊंगा कि हाँ काटो। वो कभी साल 2 साल में कभी मेरे घर पे आते थे, 2-2 साल, कभी 3 साल भी नहीं आए हैं। अभी जब रिसेंटली जब उनका देहांत हुआ, उससे पहले जब वो आए थे 4-5 महीने पहले, तब उन्होंने पहली बार बोला कि तुमने इस बार नींबू को सही काटा है, तुमने देखा, तुम देखो इस बार नींबू तुम्हारे अच्छे आएंगे। और वाकई में कहती हूँ इस बार मेरे नींबू अच्छे आए। छोटा सा पौधा है, बहुत छोटा सा पौधा है, अच्छे आए, थोड़े जूसी आए, थोड़े मतलब बहुत बड़े, शायद वो वैरायटी ही शायद बहुत बड़े नींबू की नहीं रही होगी, छोटे छोटे नींबू आते हैं और बहुत छोटे से गमले में लगा हुआ है अमृत मिट्टी में ही वगैरह लगा हुआ, मगर ऐसे बहुत ज्यादा एक प्रोफ्यूज फ्रूटिंग उसमें होता नहीं है। वो क्या वैरायटी है मुझे भी नहीं पता, मैं कहाँ से लाई थी, शायद किसी नर्सरी से लाई थी 7-8 साल पहले, वो भी मुझे याद नहीं है मैं कहाँ से लाई थी। तो उसका फिर जब मैंने सीखते 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 कि जब नीचे फ्रूट उसका आ रहा है और तभी उसका फोलिएज आता है, तो फ्रूट में तो एनर्जी जा ही नहीं रही है, वहां पे तो स्टोरेज जा ही नहीं रहा है, तो उसके तो वो फोलिएज में जा रहा है। अगर मैं फोलिएज वहीं पर रखती हूँ तो उसमें फूल भी आ रहा है, तो सारे हार्मोन तो उधर ही जा रहे हैं, फिर इसको ये फल बड़ा नहीं हो रहा है। तब से मैंने सीखा कि जब आपका नीचे का फ्रूट डेवलप हो रहा होगा, जब नींबू का आपका नीचे का फ्रूट डेवलपिंग स्टेज में होगा, तब अगर उसी ब्रांच में आगे जाके फोलिएज आ रहा होगा तो उसको पिंच कर दो। ये आपका पहला कैनोपी मैनेजमेंट है लेमन प्लांट का। दूसरा, जब आपका फ्रूटिंग खत्म हो जाएगा,
फ्रूटिंग मैक्सिमम, अब फ्रूटिंग खत्म होना माने क्या, जनरली बहुत नए फ्रूट जो है वो 10% से ऊपर आपके पौधे में आते नहीं है। सो वो 10% का मोह छोड़ दीजिएगा, 10-15% से, और तभी टाइम है जब आप नींबू को प्रून करोगे। मेरे नींबू में जैसे अभी नींबू आए हुए हैं, बिल्कुल एक छोटा सा विंडो मिलेगा मुझे सितंबर का। अगर बारिश इस बार सितंबर में खत्म हो जाती है तो मैं सितंबर में नींबू को मैं प्रून कर सकती हूँ। और हर साल हार्ड प्रूनिंग करने की जरूरत नहीं होती। मैं जनरली जैसे आम में कहते हैं कि 3 साल में एक बार आपको अच्छी प्रूनिंग करनी चाहिए। नींबू के पौधे को मैंने देखा है कि जनरली 2 साल में एक बार आप थोड़ा बहुत अच्छे से प्रूनिंग कीजिएगा, और जो आप ये पिंचिंग करते हो ये फ्रूटिंग के समय जारी रखिएगा, और साल में एक बार उसके बस वो जो डेड ब्रांचेस हैं ये सारी काट दीजिएगा। सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ कैनोपी मैनेजमेंट। गुआवा में खास करके जब मुझे मेरे बाबूजी ने सिखाया था, बाबा ने सिखाया था, और मेरे छत पे भी अभी जो गुआवा लगा हुआ है, जब तक मैं पहुंच पाती थी तो मैंने काफी उसकी कैनोपी मैनेज करी, अब वो मेरे पहुंच के बाहर चला गया है, तो इस बार के मेरे गुआवा सारे बहुत छोटे छोटे आए। गुआवा में इस तरह से होता है, जैसे जैसे आपका ये एक ब्रांच आया, इसके बाद में इसके ऐसे 2 वो फुटाव लेते हैं आगे, ठीक है, फिर इसके 2 लेते हैं, फिर इसके 2 लेते हैं। सो आपको जो रखना है गुआवा का जो प्रूनिंग रखना है, बट आपको यही रखना है, हर ब्रांच के टिप पे बस 2 रखो जो भी 45 डिग्रीज के एंगल में है एक दूसरे से और मेन स्टेम से, उनको रखो, बाकी इधर उधर जो भी आ रहे उसको काट दो। सो बाबा हरदम कहते थे कि क्या करो, 4 से 6 मेन नोड्स रखो, उसके बाद में उसको पूरा काट दो। उसके 2 बच्चे आए, उसको फिर से 4 से 6 नोड रखो, फिर उसको वो कर दो, फिर उसको प्रून कर दो, उसके बाद में उसके 2 ब्रांचेस आए। सो गुआवा इज कॉल्ड डबल प्रूनिंग, मतलब गुआवा की हरदम आपको 2 ब्रांचेस रख रख के प्रूनिंग करनी होती है। जैसे मैंने नींबू की कहा कि फ्रूटिंग ब्रांच के ऊपर जो फोलिएज आ रहा है उसको पिंच करो, वैसे गुआवा का हर ब्रांच पे 2 आनी चाहिए, हर ब्रांच के टिप पे 2 से ज्यादा नहीं, आप उसको आसपास के सारे काट देना। इसके 2, अब क्या होगा अगर इसके भी 2 आए और इसके भी 2 आए, अगर ये यहाँ आपस में टकरा रहे होंगे तो किसी एक को जो नीचे जा रही होगी उसको काट दो, जो ऊपर जा रही होगी उसको रखो। दिस इज ऑल ऑब्जर्वेशन। जैसे अंगूर का हेमा जी ने मुझे कहा कि 6 नोड्स के बाद में आपको कट करो दिसंबर में, नवंबर में जब भी आप कट करोगे, नवंबर एंड में। सो 6 नोड्स गिनो हर मोटी ब्रांच की। जैसे आपका ये मदर ब्रांच हुआ, आपने दूसरा ब्रांच जो इधर 30 डिग्री 10 डिग्री वगैरह आ रहा था, ये तो आपने कब का काट दिया था। जो अपना ये 45 डिग्रीज वाला ब्रांच आया, इस ब्रांच में आपने पूरी फ्रूटिंग ले ली। अब जब प्रूनिंग करनी होगी, जब इसको काटना होगा, तो मदर ब्रांच से आप 6 नोड रखोगे, 6 पत्तों के नोड रखोगे, उसके बाद में यहां से काट दोगे। सो प्रूनिंग में प्रूनिंग वीडियो आप देख सकते हैं, जो भी 15-20 डिग्री में ब्रांचेस जा रही होगी, जो भी एक दूसरे की तरफ जा रही होगी, जो भी नीचे की तरफ जा रही होगी, जो भी सनलाइट को नीचे हैम्पर करते हुए छांव में जा रही होगी, इन सबको कट करना है। जब आप ये टाइमली ये करते रहेंगे, तभी जाके आपके पौधे का बिल्कुल जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन सही रहेगा। जो मेरे छत के ऊपर अभी जो गुआवा है वो काफी सही है, पर इस साल में लॉकडाउन था, माली आया नहीं, और छत के ऊपर में उतना सीढ़ी लेके उसको मैं पहुंच नहीं पाई, बिल्कुल बहुत ही हेवायर्ड हो गया है वो। वरना उसमें अभी भी वो फॉर्मेशन दिखता है, जैसे एक ब्रांच की 2 ब्रांच, 2 ब्रांच की 4 ब्रांच, 4 ब्रांच की 6 ब्रांच, ये आपको मेन ब्रांचेस में आपको मेरे दिखाई देगा अभी भी। अब जो हो गया, देखती हूँ अभी मैं इस साल में इसको क्या कर सकती हूँ। अभी उसमें जस्ट फ्रूटिंग खत्म हो रही है। तो इसमें भी कैनोपी मैनेजमेंट करते समय आप हरदम ध्यान रखेंगे, जो प्रूनिंग के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि कभी भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी अगर ऐसा हो तो आप कोई भी हार्ड ब्रांच कट नहीं करेंगे। मिड टेम्परेचर्स, आइडियल ह्यूमिडिटी, कोई भी सैप निकलने वाला पौधा हो, कोई भी सॉफ्ट स्टेम जिसको हम कहते हैं, हार्ड स्टेम, सेमी हार्ड स्टेम एंड सॉफ्ट स्टेम। स्टेम में हमके जो
3 प्रकार सिखाए गए हैं AI के GA में। सो उसमें जो हम ये सेमी सॉफ्ट, सेमी हार्ड या सॉफ्ट हम कहते हैं, इनका जनरली प्रूनिंग जो होता है, जिसमें से सैप निकलता है, कट करने के बाद उसमें से सैप निकलता है, या दूध निकलता है या पानी निकलता है, इनका जनरली प्रूनिंग करते हैं राइजिंग टेम्परेचर्स पे, फेब्रुअरी। और जो हार्ड स्टेम की जो पौधे होते हैं जैसे बोगनविला वगैरह होता है, इनका करते हैं मॉनसून खत्म होने के बाद। सो इनका आप करोगे अक्टूबर में। आम का प्रूनिंग मुझे कोई पूछ रहा था, आम का प्रूनिंग भी जो है, आप ऑब्जर्वेंट रहिएगा, देखिएगा आपके आम में एक फ्रूटिंग का पैटर्न होगा। बहुत कम आम ऐसे होते हैं जो हर साल आपको बहुत अच्छे आम देते हैं, वो 2 साल तक देंगे, तीसरे साल कम हो जाएगा। तो आप ये ऑब्जर्व करते रहोगे कि किस साल में आपके आम का फ्रूटिंग कम हो गया है, वो पौधा आपको बता रहा है कि अब मुझे प्रून कर दो, अब मेरे पास जो फूड का स्टोरेज है वो पूरा बहुत अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सो कैनोपी मैनेजमेंट प्रूनिंग के वीडियो में मैंने जो कहा था, 2 पर्पस के लिए की जाती है, टू गिव अ स्टिमुलस एंड ऑल्सो टू हेल्प द प्लांट इन डॉर्मेंसी। सो जब पौधा सोने जा रहा है, आम का जैसे अभी किसी ने मुझे पूछा, आपका फ्रूटिंग अभी खत्म हो गया होगा, बहुत लेस फ्लावरिंग आई होगी, और अब वो पौधा रेस्ट करना चाहता है, तो ये है, यू विल बी हेल्पिंग दैट प्लांट टू रेस्ट प्रॉपरली विथ लेस बर्डन। तो इसलिए आप अक्टूबर में उसको प्रूनिंग कर देंगे। सो ये जो प्रूनिंग है आप उसको डॉर्मेंसी में जाने के लिए कर रहे हैं। सो आप उसकी कैनोपी मैनेज कर रहे हैं सो दैट द प्लांट स्लीप्स वेल ड्यूरिंग विंटर, एंड व्हेन इट वेक्स अप फ्रेश, so that in the spring it starts bearing leaves and florets and gives you maximum fruit. So that is mango. हाँ सॉरी, मैं बता रही थी आपको बेसिल और तुलसी का प्रूनिंग कह रही थी। बेसिल और तुलसी का जो है, आप देखिएगा विंटर के बाद में तुलसी प्रून हो जाती है, तुलसी मर जाती है, क्योंकि उसमें फ्रॉस्टिंग लग जाता है। मैं हरदम अपने एक मैथोलॉजिकल या अपने एक रिचुअल का मैं एग्जांपल देती हूँ। हम अभी कार्तिक महीने के एंड में तुलसी विवाह करते हैं, और तुलसी विवाह करने के बाद में हम प्लांट को ढक के रखते हैं। एक मिनट है, चुनरी ओढ़ा के और उसके बाद में ढक के रखते हैं। आप तुलसी की जर्नी आप याद रखिएगा। हम क्या करते हैं, अभी तुलसी पे बहुत फोलिएज आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, बहुत तुलसी का काढ़ा पीते हैं, तुलसी की चाय पीते हैं, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं। व्हाट डज दैट मीन? पिंच पिंच पिंच, एंड तुलसी के पत्ते तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो। ये चलता है कार्तिक महीने तक। तो आप उसको इतना प्रूनिंग तब तक कर चुके होते हैं कि उसका ऑलमोस्ट फोलिएज खत्म हो चुका होता है। कार्तिक महीने में हम तुलसी विवाह करते हैं और उसके बाद में चुनरी ढक के उसको छोड़ देते हैं। वो सीधे जाके चैत्र मास के बिगिनिंग में वो चुनरी हम उसकी वहां से उठाते हैं कि उसकी भाई शादी हो गई, उसका रेस्ट हो गया, अब ये चुनरी उठा दो। व्हाट डज दैट मीन? That means कि तुलसी goes into dormancy in the December, and the frosting season is not for तुलसी in North India। जहां पर वो फ्रॉस्टिंग में आपका तुलसी का पौधा गया विदाउट प्रॉपर प्रूनिंग, वहां पर वो तुलसी आपकी जनवरी या फरवरी में मर जाएगी। इसलिए जब तुलसी विवाह हो रहा होता है तब तुलसी के पौधे को काट दो। मेन ब्रांच रखो बस 8 इंच, 6 से 8 इंच एक मेन ब्रांच। अगर आपकी बहुत पुरानी तुलसी होगी तो उसकी जो 3-4 और मेन डॉटर ब्रांचेस होंगी, बस उसको रखो, उसके बाद में पूरी तुलसी काट दो। द सेम थिंग अप्लाइज फॉर बेसिल एज वेल। जब तक आप बेसिल या तुलसी के फ्लोरेट्स को पिंच नहीं करोगे तब तक उसके फोलिएज जो है वो आपको अच्छा नहीं होगा। समर में बेसिल प्लांट को बचाने का, जैसे विंटर में बेसिल और तुलसी को बचाने के लिए आपको उसको प्रून करना है, पूरा हार्ड प्रून करना है। समर में बेसिल और तुलसी को बचाने के लिए उसके आपको फ्लोरेट्स काटने, फ्लोरेट्स। Keep pinching the florets and your basil plant will give you foliage the entire summer
बस उसको हार्मोन्स, एक बार वो फ्लोरेट्स में चला गया तो एक हार्मोनल रश में चला जाता है, फिर वो सीड्स में जाने की कोशिश करता है, फिर वो पत्ते आपको देने में इंटरेस्ट नहीं होता है। और हमको क्या चाहिए है, बेसिल के पत्ते चाहिए हैं। इसलिए अगर आपको पत्ता चाहिए तो उसके फ्लोरेट्स आने से रोको, अनलेस आपको बेसिल के सीड्स बनाने हैं तो कोई उसमें वो 10-12 फ्लोरेट्स आप छोड़ दो रैंडमली किसी 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 ब्रांच पे, वो सीड में आने दो और मैक्सिमम पौधे को आप उसके फ्लोरेट्स काटते रहो। दैट इज बिफोर समर। दैट इज हाउ इज द प्रूनिंग ऑफ बेसिल एंड तुलसी। नाउ कमिंग टू ऑर्नामेंटल्स, Coleus is the best example of how do you manage canopy of Coleus, you know, क्योंकि बहुत ही सुंदर उसके कलर्स, उसके शेप्स, उसके एक ऐसा लगता है कि भगवान ने बड़े फुर्सत में पेंसिल्स और क्रेयॉन्स और वाटर कलर्स लेके तीनों लेके बैठा होगा, तभी जाके इतने सुंदर उसने वो पैटर्न दिए हैं। अगर आप उसको भी, कोलियस को भी तुलसी या बेसिल की तरह ही अगर फ्लावर्स पे जाने दोगे तो जो उसका फोलिएज है वो फोलिएज उसका छोटा हो चला जाएगा, बिकॉज वो फ्लावर्स में और उसके सीड्स में इंटरेस्टेड हो चला जाएगा। इसलिए कोलियस को भी ड्यूरिंग इट्स एक्टिव ग्रोथ कीप पिंचिंग, कीप पिंचिंग, कीप पिंचिंग द फ्लोरेट्स एंड कीप पिंचिंग इवन द टिप्स। अगर आपको नीचे का पत्ता आपको बड़ा चाहिए है एंड यू वांट कि बस ये बस उसमें 3 ब्रांचेस हो और बड़े बड़े पत्ते वाली हो, तो ऊपर के इवन उसके जो नए पत्ते आ रहे होंगे उनको कीप पिंचिंग। सो कैनोपी मैनेजमेंट इन कोलियस, आप अगर ये पूरा मेरा लेक्चर में अगर आप समझ रहे होंगे, मैं आपको कैनोपी मैनेजमेंट के अलग अलग पर्पसेस होते हैं ये बता रही हूँ। आप ये सोचिएगा कि आपको किस पर्पस के लिए कैनोपी मैनेजमेंट करनी है। उसको डिसीजेस से बचाने के लिए, उसका फोलिएज ज्यादा लेने के लिए, उसका फ्रूटिंग ज्यादा लेने के लिए, या उसका फ्लावरिंग ज्यादा लेने के लिए, या उसको रेस्ट करवाने के लिए। सो कैनोपी मैनेजमेंट हैज अ पर्पस, and with that purpose, whether you will do soft pruning, whether you will do hard pruning, whether you will do pinching, or whether you will do trimming, it all depends on the purpose. Why do you want, जैसे कोलियस का मैंने एग्जांपल दिया कि आपको बड़े पत्ते चाहिए है, keep pinching even the new tips। अगर आपको पूरा उसका सुंदर एक पूरा वो फोलिएज का एक उसका अम्ब्रेला चाहिए, एक ब्यूटीफुल कैनोपी चाहिए, only keep pinching the florets। Always apply the prunings rule जो मैंने बताया, 45 डिग्रीज आइडियल इज, 45 डिग्रीज में दोनों ब्रांचेस होने चाहिए, ना वो 90 डिग्री में होना चाहिए, ना वो 30 डिग्रीज में, लेस देन 30। लेस देन 30 बिल्कुल काट दो वीक ब्रांच को, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच को रखो, भले वो अकेली ब्रांच रहे। अकेली ब्रांच को स्ट्रॉन्ग करने का दूसरा तरीका है, उसका टिप काट दो, नीचे की ब्रांच स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर वहां से उसके साइड के नोड से पौधा चला आएगा, फोलिएज चला आएगा। So that is why do you want to manage the canopy? That's the purpose. कोई मुझे पूछ रहा था मेरे ख्याल से मनी प्लांट की कैनोपी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मनी प्लांट की तो मेरे को ना मनी प्लांट को प्रूनिंग करना अच्छा नहीं लगता। मैंने ये देखा है, जो भी जिस तरफ भी मैं मनी प्लांट को बढ़ाना चाहती हूँ, बस वो किसी एक ब्रांच को लेके मैं उसको मॉस्टिक्स लगाती हुई चली जाती हूँ। बस वो जैसे वो मॉस्टिक्स मेन ब्रांच को मैंने दे दी, तो उसकी जो भी डॉटर ब्रांचेस आती है ना, वो जो मेन ब्रांच है वो बहुत मोटी मोटी, मैंने दिखाया था मेरे किसी एक वीडियो में, वो मेरे ख्याल से 3 इंच या 4 इंच का एक मोटा वो हो गया, काफी 2-3 ब्रांचेस ऐसे 3-4 इंच की, और छोटे से सीमेंट की किश्ती में लगा हुआ है वो मनी प्लांट मेरा। बस उसको मैंने खूब सारे मॉस्टिक्स बांधे हैं उसके मेन प्लांट्स। तो उसको कैनोपी मैनेजमेंट, actually very good question, you know. So I manage money plants canopy without cutting, only by tying moustics in proper directions wherever I want to take that money plant. So that is the canopy management of money plant. Very good question. I also did not think कि मैं मनी प्लांट को मैं कटिंग से कैनोपी मैनेजमेंट नहीं करती हूँ, मैं बस उसको गाइड करके मैं कैनोपी मैनेजमेंट करती हूँ। सो आप इसी तरह से जितने भी फिलोडेंड्रॉन्स होते हैं उनकी जो आप ट्रेनिंग करोगे, उनका जो आप गाइडिंग करोगे, वो इस तरह से। फिलोडेंड्रॉन माने जिसके भी सेकेंडरी रूट्स आते हैं, हमारे सिंगोनियम्स है, मोनेस्टेरा है,
नाम के साथ हेमा जी बहुत अच्छी है, नाम मैं कई बार याद रहते कई बार भूल जाती हूँ। सो ऑल फिलोडेंड्रन जिनके भी सेकेंडरी रूट्स होते हैं उनकी कैनोपी मैनेजमेंट आप मॉस्टिक लगा के कर सकते हैं।